इंडियन इकोनॉमी का ऐसा सेक्टर जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और स्ट्रगलिंग रहा है, ऐसा सेक्टर जिसे नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट एविएशन सेक्टर की। इसी एविएशन सेक्टर में शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपनी किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी, जो 2012 में दिवालिया हो गई और इसमें बैंकों के $1 अरब से अधिक रुपए डूब गए। इसी एविएशन सेक्टर में 2014 में एयर डेक्कन जैसी बड़ी एयरलाइन भी डूब गई। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को भी टाटा ग्रुप को बेचकर प्राइवेटाइज किया गया है। लेकिन इसी नॉन प्रॉफिटेबल कॉम्पिटिटिव और स्ट्रगलिंग एविएशन सेक्टर में दो दोस्तों ने मिलकर इंडिगो एयरलाइन को कैसे कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाया। इंडिगो 1,65,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कैसे बनी, इसी इंडिगो कंपनी के बारे में आज की ये पूरी स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए आपको मेरा या आज का वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इंडिगो की शुरुआत जो थी वो 2006 में हुई थी। तो दोस्त जिन्होंने इंडिगो की शुरुआत की थी उसमें से एक राहुल भाटिया जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे, और दूसरे दोस्त जो थे वो राकेश गंगवाल यूएस में रहने वाले थे। यूएस में यूनाइटेड एयरलाइंस में काम करते थे और राकेश को एविएशन सेक्टर का काफी अच्छा नॉलेज भी था। राहुल ने राकेश के सामने एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। राहुल एविएशन कंपनी खड़ी करने के लिए राकेश की मदद चाहते थे, लेकिन राकेश को एविएशन सेक्टर के स्ट्रगल के बारे में, कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में पता था और इंडियन एविएशन सेक्टर में भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसका नॉलेज राकेश को था। इसीलिए राकेश शुरुआत में राहुल का साथ देने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन राहुल ने काफी मनाने के बाद राकेश ने राहुल का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। उसके बाद राहुल और राकेश दोनों ने अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन करके इंडियन एविएशन सेक्टर में एयरलाइन कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया और इस तरह इंडिगो की शुरुआत हुई। उस समय इंडियन एविएशन सेक्टर को एयरलाइन कंपनीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय जितनी भी कंपनी शुरू होती थी उनकी शुरुआत के 5 साल में ही कंपनी डूब जाती थी। 2004 में ही इंडिगो को एयरलाइन बिजनेस शुरू करने का लाइसेंस मिल गया था। जब इंडिगो ने इंडियन एविएशन सेक्टर में एंट्री की थी उस समय इंडियन एविएशन सेक्टर में जेट एयरवेज, एयर इंडिया और एयर डेक्कन जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनीज थी। उस समय एविएशन इंडस्ट्री भारी नुकसानों से जूझ रही थी। इसके बावजूद राहुल और राकेश ने इस सेक्टर में उतरने की ठानी, लेकिन इंडिगो कंपनी 2006 तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि इंडिगो कंपनी के पास अपने विमान अवेलेबल नहीं थे और उस समय इंडियन एविएशन सेक्टर की जितनी भी कंपनी थी वो सारी कंपनी लॉसेस में थी और स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए इंडिगो ने 2 सालों तक मार्केट का एनालिसिस किया और अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी डिजाइन की, और राकेश गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते इंडिगो कंपनी को एयरबस से 100 विमान उधारी पर दिलाए। आखिरकार 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू की। इस तरह इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत 2006 में हुई। कंपनी की पहली शुरुआत दिल्ली टू इम्फाल वाया गुवाहाटी थी। इंडिगो कंपनी शुरुआत के 2 साल में लॉसेस में थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया और कंपनी 2008 से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अर्न करते गई। अगर हम इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन कंपनी की बात करते हैं तो ये लो कॉस्ट कैरियर कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में। अगर हम 2024 तक की बात करते हैं तो डेली इंडिगो 2000 फ्लाइट्स 122 डेस्टिनेशंस के लिए ऑपरेट करती है। उसमें से 88 इंडियन डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस हैं और 34 जो है वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है। इंडिगो में मोर देन 32,000 लोग काम करते हैं और इंडिगो के दुनिया भर के 60 शहरों में 126 ऑफिसेस है। आज इंडिगो कंपनी सफलता के शिखर पर है, लेकिन इस शिखर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इंडिगो ने ये पोजीशन हासिल की है अपनी बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज और बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से। तो चलिए इंडिगो के इन्हीं स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। इंडिगो की सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट स्ट्रेटेजी थी फाइनेंस स्ट्रेटेजी। जिस समय इंडिगो ने इंडियन एविएशन मार्केट में एंट्री की उस समय बाकी सारी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज थी वो लॉसेस से सफर कर रही थी। उस समय इंडिगो को एविएशन सेक्टर में एंट्री करने के लिए ह्यूज कैपिटल की जरूरत थी, लेकिन इंडिगो के पास इतना कैपिटल नहीं था। तो उन्होंने मार्केट का एनालिसिस किया। उस समय एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस कंपनी जो थी इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाहती थी, लेकिन एयरबस से कोई भी प्लेन खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि एयरबस के कुछ प्लेन्स 1990s में इंडिया में क्रैश हुए थे। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी एयरलाइन कंपनी एयरबस से एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना
खरीदना चाहती थी, उस समय एयरबस ने अपने एयरक्राफ्ट में जितने भी डिफॉल्ट्स थे वो सारे इम्प्रोवाइज किए और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम दूर करने के बाद एयरबस इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाहती थी। इसी अपॉर्चुनिटी को इंडिगो ने ग्रैब किया क्योंकि इंडिगो को पता था कि ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जून 2005 में इंडिगो ने एयरबस के साथ बार्गेनिंग कर ह्यूज हेवी डिस्काउंट पर एयरबस के A320 और 200 के 100 एयरक्राफ्ट परचेस किए। नेक्स्ट जो इंडिगो के मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की थी वो थी सेल एंड लीज स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के थ्रू इंडिगो कंपनी ने जो एयरबस से हेवी डिस्काउंट पर एयरक्राफ्ट खरीदे थे वो लीजिंग कंपनी BOC एविएशन को बेच दी। इस तरह इंडिगो कंपनी ने एयरक्राफ्ट का जो कॉस्ट था उसको भी रिकवर किया और काफी ज्यादा कैश भी उन्होंने रिजर्व करके रखा। इंडिगो के फाउंडर्स जानते थे कि इंडियन एविएशन सेक्टर कितना रिस्की है और इसीलिए वो इंडियन एविएशन सेक्टर में इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए इंडिगो ने BOC एविएशन को बेचे हुए कुछ एयरक्राफ्ट फ्यूचर बिजनेस के लिए लीज पर लिए और इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस को ऑपरेशनलाइज किया। और लीजिंग का पेमेंट उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया था, जो कैश रिजर्व करके रखी थी, उसके थ्रू धीरे धीरे किया और इस तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, अपने बिजनेस को ग्रो किया। 2008-9 में काफी बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आया था। उस समय ऑयल की प्राइसेस ग्लोबली काफी ज्यादा बढ़ गई थी और जो एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल लगता है उसकी प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय सारी एयरलाइंस कंपनी जो थी वो पैनिक में थी और वो सोच रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। उस समय इंडिगो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी क्योंकि इंडिगो ने सेल एंड लीज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया था और काफी ज्यादा कैश रिजर्व करके रखी थी। तो इंडिगो ने इसी कैश रिजर्व का यूज उस समय ऑयल की जो एक्सेस प्राइसेस बढ़ी थी उसके पेमेंट के लिए किया। तो इस तरह इस क्रिटिकल पीरियड में इंडिगो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते गई और कंपनी की कंडीशन ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होते गई। इंडिगो हमेशा से ही अपने सारे पैसेंजर्स को एयर ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेम एयरक्राफ्ट मॉडल एयरबस A320 का यूज करते आई है, जिस वजह से रेगुलर बेसिस पे कंपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर पाई है और इसी वजह से इंडिगो ने हमेशा से ही अपने स्टाफ को मोस्टली सिंगल मॉडल के लिए ट्रेनिंग दी है। और अगर हम इंडिगो के कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट एयरक्राफ्ट मॉडल्स का यूज करते आए और इसीलिए वो अपने स्टाफ को डिफरेंट मॉडल्स के लिए ट्रेन करते थे और इसी वजह से इंडिगो के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको हमेशा से ही ट्रेनिंग की एडिशनल कॉस्ट लगते आई है। लेकिन यहाँ पे इंडिगो को अल्टीमेट बेनिफिट मिला है। सिंगल मॉडल यूज करने के वजह से इंडिगो अपने एडिशनल कॉस्ट को हमेशा से ही रिड्यूस करते आई है। किसी भी एविएशन कंपनी के एंटायर कॉस्टिंग में फ्यूल कॉस्टिंग जो होती है वो 30 to 50% रेंज में होती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एयरबस एयरक्राफ्ट की जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो एज कंपेयर टू द बोइंग प्लेन्स काफी बेटर थी। इसी वजह से इंडिगो कंपनी को एयरबस एयरक्राफ्ट यूज करने का फ्यूल एफिशिएंसी का एडिशनल बेनिफिट रेगुलर बेसिस पे एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स मिलता आया है क्योंकि इंडिगो रेगुलर बेसिस पे सेम एयरक्राफ्ट मॉडल एयरबस A320 का यूज करता है। इंडिगो ने परचेज किए हुए सारे एयरक्राफ्ट जो थे वो BOC एविएशन को सेल किए थे और उन्हीं से ही एयरक्राफ्ट लीज पे लिए थे। इसीलिए BOC एविएशन ये सारे एयरक्राफ्ट का ओनर बन गया। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का जो बर्डन था वो BOC एविएशन पे आ गया और इंडिगो के जो बाकी उस समय के कॉम्पिटिटर्स थे वो एयरक्राफ्ट खुद ओन करते थे और खुद ही उसको ऑपरेट करते थे। तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट का जो बर्डन था वो इंडिगो के बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर खुद ही आता था और इसी वजह से इंडिगो को रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस कॉस्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते आया है। इंडिगो ने अपने ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के थ्रू भी एविएशन सेक्टर में काफी बड़ी सक्सेस हासिल की। इंडिगो ने अपने ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल को अपनाया। इस मॉडल के वजह से इंडिगो ने कम एयरक्राफ्ट के थ्रू अपने सर्विसेज को कंटिन्यूअस ऑपरेशनलाइज किया। इसके लिए इंडिगो ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना सेंट्रल हब बनाया और इसी सेंट्रल हब से बाकी सारे डेस्टिनेशंस के फ्लाइट्स को ऑपरेट किया। अगर किसी पैसेंजर्स को कलकत्ता टू चंडीगढ़ लॉन्ग डेस्टिनेशन ट्रैवल करना हो या फिर किसी पैसेंजर्स को चंडीगढ़ टू लखनऊ शॉर्ट डेस्टिनेशन ट्रैवल करना हो तो इन सारे पैसेंजर्स को इंडिगो सेंट्रल एयरपोर्ट यानी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे लाता था और वहीं से डिफरेंट फ्लाइट्स के थ्रू उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता। तो इस तरह इंडिगो ने हब एंड स्पोक मॉडल का यूज करके कम एयरक्राफ्ट के थ्रू अपने सर्विसेज
को ऑपरेशनलाइज किया और अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमाइज किया। एम्प्लॉय कॉस्ट मैनेजमेंट यह भी इंडिगो की एक इंपॉर्टेंट सक्सेस स्ट्रेटेजी रही है। जहां इंडिगो के कॉम्पिटिटर्स पर एयरक्राफ्ट 180 एम्प्लॉइज रखते थे, वहां इंडिगो पर एयरक्राफ्ट 96 एम्प्लॉइज रखता था और इसी वजह से इंडिगो हमेशा से अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को मिनिमाइज रख पाया है। लेकिन एम्प्लॉय कम रखने का ये मतलब नहीं था कि अपने सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इंडिगो ने हमेशा ही कम एम्प्लॉइज के साथ अपने पैसेंजर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड किए। एविएशन इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कॉस्ट और बाकी कॉस्ट को मिनिमाइज रख पाने की वजह से इंडिगो एज कंपेयर टू इंडिगोस कॉम्पिटिटर्स अपने पैसेंजर्स को मिनिमम प्राइस में एयर फेयर टिकट ऑफर कर पाया है। इंडिगो को हमेशा से ही लो फेयर एयरलाइन कहा गया है, ना कि फुल सर्विसेज एयरलाइन। इंडिगो ने हमेशा से ही कॉस्ट और कॉस्ट पर ही फोकस किया। इंडियन एविएशन सेक्टर में इंडिगो की जो कॉम्पिटिटर एविएशन कंपनीज है, उन्होंने हमेशा से ही अपने पैसेंजर्स को प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करने के ऊपर फोकस किया है। लेकिन इंडिगो ने हमेशा से ही अपने पैसेंजर्स को लो कॉस्ट सर्विसेज ऑफर किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी भी अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। इंडियन एविएशन सेक्टर में शुरुआती दौर में अगर हम इंडिगो की बात करते हैं तो इंडिगो की फ्लाइट्स में कोई भी बिजनेस क्लास नहीं होता था, पैसेंजर्स के लिए कोई भी लॉन्ग यूज नहीं होते थे, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री मील नहीं रहता था, कोई भी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं होता था। इंडिगो ने हमेशा ही हाई फ्रीक्वेंसी डेस्टिनेशंस के ऊपर फोकस किया है और इन दोनों स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने की वजह से इंडिगो पर ईयर पर फ्लाइट 4 to 5 करोड़ रुपीस सेव करते आई है। इंडिगो का जो कॉर्पोरेट बोर्ड है वो हमेशा से ही एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स स्टेबल रहा है। अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इंडिगो एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर अपने एयरक्राफ्ट को पर डे और मोर आवर्स पर ट्रिप यूटिलाइज करते आया है और यही सारे रीजन है कि जिसके वजह से इंडिगो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर कम एयरक्राफ्ट होने के बावजूद सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अचीव कर पाई है। इंडिगो ने हमेशा से ही सेकेंडरी एयरपोर्ट्स का यूज किया है ताकि लैंडिंग फीस और ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। इंडिगो कंपनी ने हमेशा से ही अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की है। जैसे कि इंडिगो कंपनी डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का रेगुलर बेसिस पे यूज करती है ताकि फ्लाइट शेड्यूल को ऑप्टिमाइज किया जाए और एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन को इंप्रूव किया जाए। अगर हम इंडिगो कंपनी के मार्केटिंग की बात करते हैं तो लो फेयर मॉडल ये हमेशा कंपनी का कोर फोकस रहा है। इंडिगो ने हमेशा से पैसेंजर्स की जो बेसिक डिमांड होती है उसके ऊपर फोकस किया है, ना कि लग्जरियस डिमांड के ऊपर। इंडिगो ने हमेशा से एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजमेंट में लो इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी अफेक्ट हो सकती है। इंस्टेड ऑफ दिस इंडिगो हमेशा से ही अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लो कॉस्ट मार्केटिंग कैंपेन को ही लॉन्च करते आई है। ऐसा एक मार्केटिंग कैंपेन इंडिया बाय इंडिगो ने इंडिया में फेस्टिवल सीजन के लिए लॉन्च किया था और इंडिगो अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड रहा है। इंडिगो हमेशा से अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करता आया है ताकि जितने भी पैसेंजर्स रेगुलर बेसिस पे इंडिगो से ट्रैवल करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स बेनिफिट उनको ऑफर कर सके। इंडिगो के सक्सेस के पीछे इंडिगो कंपनी की और एक मेन स्ट्रेटेजी है, वो कंपनी की एचआर स्ट्रेटेजी। इंडिगो कंपनी ने एविएशन इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू अदर एविएशन कंपनीज एम्प्लॉयज को हमेशा ही हायर पेमेंट ऑफर करके हायर एफिशिएंट स्टाफ को रिक्रूट किया है और इस तरह हायर एफिशिएंट स्टाफ के थ्रू इंडिगो ने हमेशा से क्वालिटी सर्विसेज के ऊपर फोकस किया है। इंडिगो ने हमेशा से ही अपने एम्प्लॉइज को इस तरह ट्रेन किया है ताकि अपने राइवल्स के कंपैरिजन में कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है उसको मिनिमाइज किया जाए और कस्टमर को बेटर सर्विसेज एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड की जाए। 2008-9 में जो ग्लोबल क्राइसिस आया था, ऑयल क्राइसिस आया था, उस समय इंडियन एविएशन सेक्टर में जितनी सारी एयरलाइन कंपनीज थी वो अपने स्टाफ को, अपने पायलट्स को नौकरी से फायर कर रही थी। लेकिन उस समय इंडिगो एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने नौकरी से निकाले गए पायलट्स को हायर सैलरी देकर अपने कंपनी में रिक्रूट किया और उनको एडिशनल ज्वाइनिंग बोनस भी ऑफर किया और ये इंडिगो के लिए पॉसिबल हुआ कंपनी के हाई कैश बैलेंस की वजह से। इंडिगो हमेशा से ही कैश रिच कंपनी रही है। इंडिगो के एविएशन सेक्टर के ट्रिमेंडस सक्सेस के पीछे इंडिगो की मैनेजमेंट टीम हमेशा से ही कंपनी के ग्रोथ के ऊपर और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करते आई और उसी के साथ कंपनी मैनेजमेंट ने हमेशा से ही ऑपरेशनल इफिशियंसी और कस्टमर सर्विसेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस मेंटेन किया है। दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।